हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज हमें करनी है एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, लास्ट क्लास में जो हमने करा था वो इसका इंट्रोडक्शन किया था इस एक्सरसाइज का, और ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल्स हमने कर लिए थे इसके। बस एक लास्ट एग्जांपल रहता था, दैट इज एग्जांपल नंबर 7। तो एग्जांपल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे हम आज, और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों से कि जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूं तो आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक और नोटबुक और पेन होना चाहिए आपके पास। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं और मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन रीड करें अपनी बुक में। तो देखिए, क्वेश्चन रीड करता हूं मैं। तो कहते हैं कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज क्रॉस अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। देखो, डिप्रेशन एंगल आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था। जब हम ऊपर से नीचे किसी पॉइंट को देखते हैं तो डिप्रेशन एंगल बनता है ना। ठीक है, ऊपर से नीचे देखने पर जो एंगल बनता है वो डिप्रेशन एंगल बनता है। ओके, तो कहते हैं द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो, इसकी फिगर को थोड़ा सा फील कर रहा था, थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज ये क्या कहते हैं, ब्रिज है। ठीक है, यहाँ पे ये लेट्स सपोज ये यहाँ पे रिवर बह रही है ना, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे एक पॉइंट है। ठीक है, यहां से हमें इस रिवर के बैंक्स को देखने पर दो एंगल बनते हैं। ठीक है, एक कौन सा बनता है बेटा, मैं इसको रफ कर देता हूं, आपको समझाने की कोशिश की थी, जितना समझ में आया होगा। ठीक है, यहां से देखने पर दो एंगल बनते हैं, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री। ठीक है, तो लेट्स सपोज ये 30 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, कौन सा एंगल, डिप्रेशन एंगल है ना। और मैं यहाँ पे रिवर का बेस ले लेता हूँ। ओके, तो कुछ फिगर तो आपकी इस तरीके से बननी है ना। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन डालूंगा, ड्रॉ करूंगा। उसका रीजन आपको पता ही है, क्योंकि बच्चे अगर मैं इसकी वर्टिकल लाइन नहीं बनाऊंगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, और हमें राइट एंगल ट्रायंगल की ही नीड होती है। ठीक है, तो चलिए ए बी सी और ये डी पॉइंट ले लिया। ठीक है बच्चों, देखो, अगर आप चाहो तो जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे, जो भी मैंने ब्रिज वगैरह बनाया था, वो आप उसको इरेज कर सकते हो। वो तो मैंने सिर्फ समझाने के पर्पस से आपको बना के दिखा दिया था, वरना ऐसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये आप सारा एक्स्ट्रा पोर्शन इसको हटा दो, है ना। ओके, तो ये कुछ फिगर है। ओके, अब मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ पूरा। तो बेटा, क्वेश्चन में बोला गया था कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट था जो कि मैंने ए लिया है। कहता है कि ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ रिवर। रिवर के अपोजिट साइड्स में जो बैंक्स हैं उनके ऊपर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे थे वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो बेटा 30 ये था, 45 ये था, और इसका ऑल्टरनेट एंगल 30 ये वाला बनेगा बेटा, और इसका ऑल्टरनेट 45 ये वाला बनेगा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को रिस्पेक्टिवली। कहते हैं कि इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, तो ब्रिज की हाइट है वो 3 मीटर की है, यानी कि ये वाली साइड दैट इज ए बी 3 मीटर है। ओके, तो कहते हैं फ्रॉम द बैंक्स है ना। कहते हैं फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि रिवर की आपने विड्थ यानी कि रिवर की चौड़ाई बताना है, कितनी चौड़ी है। तो कितनी विड्थ है इसकी बेटा, सी से लेकर के डी तक ही तो है रिवर। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के आपने डिस्टेंस निकालना है सी डी का। ओके, तो आई एम श्योर आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि बेटा क्वेश्चन को अपने आप पढ़ें और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत है। मैं फिर बता रहा हूं कि बेटा एक रिवर था, कुछ ब्रिज था कुछ इस तरीके से, और ब्रिज के नीचे से ये एक रास्ता है, वे है जहां पे रिवर बह रही है ना, कुछ इस तरीके से। और यहां पे ब्रिज के ऊपर कोई पॉइंट था, और जो रिवर के बैंक्स है यानी कि ये, ठीक है ना, किनारे, इसके जो एंगल बन रहे थे डिप्रेशन एंगल, वो 30 और 45 का बन रहा था। ठीक है बच्चों, तो आपने रिवर की ब्रेथ बतानी थी कितनी है, और हाइट ऑफ द ब्रिज आपको 3 मीटर दिया था। तो ये क्वेश्चन था, मैंने एक बार और फिगर आपको ड्रॉ करके दिखा दिया, क्वेश्चन भी समझा दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये कि ये एग्जाम्पल पेज नंबर 202 से लिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 पेज नंबर 202 एनसीईआरटी। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। तो आपने सीडी कैलकुलेट करना है, दैट इज विड्थ ऑफ द रिवर, है ना। अब देखिए, इसको मैं एक्स मान लूं, इस वाले पोर्शन को, और इस वाले पोर्शन को मैं वाई मान लूं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। आफ्टर दैट मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं, देखो ये वाला ट्राइंगल, दैट इज एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन राइट ट्राइंगल एबीसी, अब आपको पता ही है, मैंने बताया था आपको रिलेशन उस चीज का ढूंढना है जो गिवन इन्फॉर्मेशन है और जिसको फाइंड करना हो। तो गिवन इन्फॉर्मेशन परपेंडिकुलर है और फाइंड बेस को करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन बनाएंगे। तो एक बार और प्यारे बेटे पप्पू कर लेते हैं। प्यारे बेटे पप्पू, हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है बच्चों, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस चेक कर लो, tan थीटा होता है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ए बी, और बेस क्या है, बी सी, इक्वल टू में tan थीटा, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, ए बी कितना था 3 मीटर, बी सी कितना है x, और tan 30 कितना होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी 3√3, इतने मीटर, है ना। ओके, अब सेम काम मैं इस वाले ट्राइंगल में करूंगा और y कैलकुलेट करूंगा। ऑल्सो इन ट्राइंगल
ऑल्सो इन ट्राइंगल, इसका नाम है एबीडी। एबीडी तो सेम रिलेशन परपेंडिकुलर और बेस का बनेगा। सो ए बी अपॉन बेस यानी कि बी डी क्या होता है बेटा, tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां पे 45 डिग्री आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ए बी था 3 और बी डी कितना था बेटा, बी डी था y, और tan 45 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल से 1 होती है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू कितना आ गया बेटा, 3 मीटर आ गई। तो अब मेरे को निकालना था सी डी, तो x और y को दोनों प्लस कर दो तो निकल जाएगा। देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू x प्लस वाई, दैट इज 3√3 प्लस 3, यहां से 3 कॉमन ले सकते हैं तो √3 प्लस 1 इतने मीटर। हैंस अब लास्ट में आपने आंसर जो छोड़ना ना वो स्टेटमेंट में छोड़ना है। तो हैंस द विड्थ ऑफ द रिवर इज 3 विद इन ब्रैकेट √3 प्लस 1, है ना। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूं फिर आगे चलेंगे। बिल्कुल ठीक है आंसर, और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पेज नंबर 203 एनसीईआरटी में है, और इसके आगे आपको पता ही है कि एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो देखो जो शुरू के 5-6 क्वेश्चन है वो तो बहुत ही इजी है। वैसे तो मैंने आप लोगों से बोला था कि सेल्फ ट्राई करो, बट आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप लोग बहुत बिजी रहते हो, तो मुझे भरोसा है आप लोगों ने नहीं किया होगा ट्राई, तो इसीलिए मैं आपको क्या कहते हैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो देखिए ध्यान से सुनना, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से पढ़ें मेरे साथ साथ। तो कहता है बेटा, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। देखो बेटा एक सर्कस, चलो पहले मैं पढ़ लेता हूं फिर समझाता हूं। अ सर्कस artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole on the ground। एक vertical pole है ग्राउंड पे, लेट सपोज ये है, और एक जो सर्कस आर्टिस्ट है वो यहां पे एक रोप स्ट्रेच की गई है टाइटली, कहां से बेटा, वर्टिकल जो पोल था उसके टॉप से ग्राउंड पे, है ना, कुछ ये वाली, और इस रोप की लेंथ आपको दे रखी थी 20 मीटर है, और सर्कस आर्टिस्ट जो है वो इस पे चढ़ेगा, है ना, ठीक है। और आगे क्या लिखा, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो पोल की हाइट बताइए, जिसको मैं h मान लेता हूं फिलहाल के लिए, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ओके। अब आगे कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड। जो रोप है वो ग्राउंड के साथ, यानी कि ये ग्राउंड है बेटा, जो एंगल बना रही है उसके लिए बोला है मेड बाय द रोप विद द एंगल विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। और बच्चे इस क्वेश्चन में आपको फिगर ऑलरेडी गिवन थी 9.11, ठीक है। तो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। देखो ये ए, ये बी, ये सी, और ये आपका 90 डिग्री होता है, आपको पता ही है। रिलेशन भी आपको मिली गया P अपॉन H वाला, है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वाला। तो फिर से लिख देता हूं, प्यारे बेटे पप्पू हर बोल सोना चांदी तोल। तो देखो इन ट्राइंगल या फिर इन राइट ट्राइंगल एबीसी, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा, एबी, और हाइपोटेनस कितना है, एसी, इक्वल टू कितना होता है बेटा, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। देखो मैं फिर आपको एक बात दोबारा से समझा देता हूं, वो ये है कि बच्चों मैंने आपको बोला था कि इस जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में आपने 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है, बाकी सारी मैं बता चुका था। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि आपने जब भी इस ट्रायंगल के अंदर वर्क करना है तो आपने ध्यान देना है कि वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, पहली बात, है ना। दूसरी बात ये कि आपने बेटा काम कैसे करना है, आपने उस दो साइडों का रिलेशन ढूंढना है जो एक, जिसमें से एक साइड आपको गिवन हो और दूसरी साइड आपको फाइंड करनी हो। जैसे कि ये वाली गिवन थी और ये फाइंड करना था, तो इससे मेरा कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए मैंने इन दोनों का रिलेशन ढूंढना था। अब इन दोनों का रिलेशन क्या होता है वो यहां से पता चल जाता है, भाई एक परपेंडिकुलर एक हाइपोटेनस है, तो या तो साइन होता है या इसका उल्टा करो तो कॉसेक होता है ना, ये दो रिलेशन बनते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों को पकड़ के चलो। एक ये आपको एलिवेशन एंगल कौन सा होता है, नीचे से ऊपर देखने पर बनता है, पता होना चाहिए। डिप्रेशन एंगल कौन सा होता है, ऊपर से नीचे देखने पर बनता है, ये पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब इसमें काम करते हैं। तो एबी की वैल्यू कितनी बेटा, एच है, एसी की वैल्यू कितनी 20 है, और इसकी साइन 30 कितना होता है 1/2। अच्छा एक बात और बता दूं, देखो ये ऊपर रखो या ये ऊपर रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब यह है कि मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिया है, अगर मैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर लेता तो भी मेरा आंसर वही आता, क्योंकि यहां पे एंगल बनता है cosec 30, है ना, और cosec 30 की वैल्यू होती है 2, ठीक है। तो भी आंसर मेरा वही होता। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 इधर आता तो ये 20 अपॉन में 2 हो जाता, तो 10 आता है यहां से, ठीक है। और सॉरी 10 लिख रहा है यहाँ पे, और यहां से देखो कितना आएगा भाई, h इज इक्वल टू कितना आएगा, 20 ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, यहां से भी 10 ही आया। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग इस चीज से कंफ्यूज ना होना कि सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ले या फिर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर ले, कुछ भी लो आंसर आपको सेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, आंसर भी आ चुका है। तो हेंस द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, ठीक है। डन। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, कहता है कि अ ट्री, रिपीट कर देता हूं मैं एक बार और, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, कहता है कि एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। यानी कहने का मतलब ये है, एक ट्री है जो कि यहां पे ग्राउंड पे स्टैंड है और वो स्टॉर्म की वजह से कहीं से समवेयर यहां से कहीं से ब्रेक हो गया, यानी कि टूट गया, ठीक है, या थोड़ा सा और नीचे से तोड़ देते हैं इसको, एक काम करते हैं, यहां से कहीं से टूट गया। अब ये टूट के ये जो टॉप पोर्शन था ये यूं करके बैंड होगा, तो बेटा ये जो टॉप पोर्शन है वो जमीन पे आ जाएगा, है ना। टॉप पोर्शन जो है वो ग्राउंड लेवल से जमीन पे टच करेगा कुछ इस तरीके से, देखो ये यहां पे कहीं पे है ना, तो ये यूं करके गिर जाएगा, ठीक है बेटा, जमीन पे। ओके, और जब ये जमीन पे गिरा है ना, इसका टॉप पोर्शन ऐसे करके बैंड होके, तो इसने जमीन के साथ में, ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाया, ये बोला गया था क्वेश्चन में, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि जब ये ऊपर का हिस्सा टूट के जमीन पे गिरा तो इस हिस्से का इसके बॉटम से जो डिस्टेंस था वो 8 मीटर था, ठीक है, 8 मीटर था, ये बोला गया क्वेश्चन में। अब आगे बढ़ता हूं मैं, कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब ट्री की हाइट निकालनी है बच्चों, एक खुद बताओ आप, एक छोटी सी बात, ट्री जो था, ट्री तो यहां से यहां तक का है ना, यानी कि अगर मैं इसको ए मान लूं और ये बी मान लूं और लेट सपोज इसको सी मान लेते हैं, तो बेटा ट्री की हाइट तो ए बी है ना, तो मेरे को ए बी कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात तो ये होती है, ओके। अब क्योंकि ये पोर्शन टूट के यहां पे गिरा है, तो एक काम करते हैं, इसको ए से डिनोट कर देते हैं, लेकिन पॉइंट चेंज हुआ है तो इसीलिए ए डैश लगा देता हूं, ठीक है। अब देखो मेरे को ट्री की हाइट निकालनी है यार, एक बात हो, ये जो एसी वाला पोर्शन है यही तो नीचे पड़ा हुआ है ना, तो यानी कि एसी की जो हाइट है वो ए डैश सी के इक्वल होगी, नहीं होगी, मतलब एसी की जो लेंथ आएगी वो ए डैश सी के लेंथ के इक्वल होगी, मानते हो। तो यानी कि कुल मिला के मुझे फाइंड क्या करना है, अगर मेरी ये वाली साइड और ये वाली साइड आ जाए और मैं दोनों को प्लस कर दूं तो मेरी ए भी निकल जाएगी। चलो नहीं समझ में आया तो एक बार और देखते हैं। देखो बेसिकली, चलो मैं पहले लिख देता हूं, क्या एक बात हो, एसी जो है क्या वो ए डैश सी के इक्वल है या नहीं है? बिल्कुल है ना भाई, क्योंकि यही पोर्शन तो टूट के नीचे गिरा है, तो बिल्कुल है। अब एक बात आओ कि ए बी इज इक्वल टू, ए बी जो है यानी कि ये पूरी की पूरी साइड, इसको मैं क्या कह सकता हूं बेटा, इसको मैं बी सी प्लस ए डैश सी कह सकता हूं, या फिर बी सी प्लस ए सी कहूं, लेकिन ए सी जो है वो ए डैश सी के इक्वल है, तो ऐसे कह सकता हूं। यानी कुल मिला के मेरे को अगर ए बी फाइंड करना है तो उसके लिए मुझे बी सी और ए डैश सी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बी सी एरी और ए डैश सी ये वाली साइड। तो ये दोनों साइड अगर मेरी आ जाएंगी तो मैं दोनों को प्लस करके आपको आंसर बता दूंगा इजीली, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है यहां तक, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, तो ऐसे फाइंड होगा, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, जो मुझे फाइंड करना वो ये चीज है। चलिए अब इन ट्राइंगल सी बी ए डैश या फिर ए डैश बी सी, है ना, तो अब रिलेशन बना लेते हैं भाई, ये गिवन है और ये दोनों फाइंड करने हैं, तो एक एक करके फाइंड करेंगे। तो पहले चलो परपेंडिकुलर और बेस का ले लेते हैं, तो क्या मैं इसको h मान लूं, ठीक है, और फिलहाल इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो चलो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन ले लेते हैं पहले। तो परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन बेस यानी कि A डैश B इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। अब BC कितना है बच्चों, BC है आपका h और A डैश B कितना है 8, और tan 30 कितना होता है रूट। देखो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, मैंने गलती से tan 60 की वैल्यू पुट कर दी थी, tan 60 की होती है और √3, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h इज इक्वल टू 8/√3। अब रैशनलाइज कर सकते हैं यहाँ पे भी, तो 8/√3 इंटू √3/√3, सो h इज इक्वल टू 8√3 अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है। ये इतना आना था और बट हमने गलती कर दी थी, इसीलिए मैं बच्चों आपसे कहता हूं कि क्रॉस चेक करते रहा करो। अगर बाई चांस में से कोई मिस्टेक होता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दो, ठीक है। अब इतना टाइम वेस्ट नहीं होता ना, चलिए खैर कोई बात नहीं। अब देखो अगेन इन ट्राइंगल ए डैश बी सी, अब दोबारा से इसमें ए डैश बी सी में आ गए हम। अब रिलेशन कौन सा लेना था, एक्स के लिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का लेना था, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का लेना था। तो बेस कितना है, ए डैश बी, और हाइपोटेन्यूज है ए डैश सी इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा यानी कि 30 डिग्री। ओके, अब यहां पे कर देता हूं, देखो ए डैश बी कितना है 8 और ए डैश सी कितना है x, और cos 30 की वैल्यू √3/2, ठीक है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो x कितना आएगा बेटा, x इज इक्वल टू 8 इंटू 2 अपॉन में √3, यही आएगा ना। ओके, तो 8 16/√3। अब रैशनलाइज कर लेते हैं तो √3/√3, सो x इज इक्वल टू 16 √3/3 मीटर,
ये x आ गया, है ना। अब हाइट ऑफ द ट्री ए बी था, तो इक्वेशन नंबर 1 में आ जाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हाइट ऑफ द ट्री कैलकुलेट करने के लिए, सो ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डैश सी। सो बी सी कितना आया, बी सी चेक करते हैं। बी सी है h की वैल्यू आई है 8√3 बाय 3 प्लस ए डैश सी। ए डैश सी है x की वैल्यू है 16√3 बाय 3। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो 8√3 प्लस 16√3 बाय 3 यही आएगा। तो 16 और 8 कितने होते हैं बेटा, 24, 24। तो 24√3 अपॉन में 3, और 3 से 8 वाले में कैंसिल हो जाता है। तो फाइनली कितना आया, 8√3 मीटर। और ये यार था आंसर पीछे ना। तो लास्ट में मैंने जैसे कि बताया आपको स्टेटमेंट में आंसर देना है, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, हेंस द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं पहले क्या है। ओके देखो क्वेश्चन में लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। देखो कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्टर है जो कि प्लान करता है बच्चों के खेलने के लिए पार्क के अंदर 2 स्लाइड्स लगाने का, है ना। अब वो जो स्लाइड्स है उसकी मेजरमेंट कैसे दे रखे वो मैं आगे पढ़ देता हूँ। कहते हैं फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, द शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। यानी कि जिन बच्चों की एज बिलो 5 years है, यानी कि 5 साल से कम है, उनके लिए इसने ये प्लान किया है कि जो स्लाइड की हाइट रहनी चाहिए वो कितनी रहनी चाहिए बेटा, 1.5 मीटर। यानी कि ये स्लाइड की हाइट हो गई। अब देखो स्लाइड ऐसी नहीं होती बिल्कुल वर्टिकली, स्लाइड तो ऐसी होती है ना, स्लाइड कुछ ऐसी होगी, लेकिन स्लाइड की जो हाइट है वो 1.5 है। ये कौन से बच्चों के लिए बेटा, जिनकी एज 5 साल से कम है, यानी कि छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, ओके, तो इसने ये प्लान किया है ना। आगे बढ़ते हैं। 1.5 एंड is inclined at an angle of 30 degree to the ground। और ये जो है स्लाइड, ये कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है बेटा, 30 डिग्री पे, है ना, ग्राउंड से। ओके, अब आगे कहता है whereas for older children she wants to have a steep slide। जो older children यानी बड़े वाले बच्चे हैं उनके लिए ये जो स्लाइड लगानी है थोड़ी स्टीप होनी चाहिए, यानी खड़ी होनी चाहिए। ठीक है, कहता है कहती है कि स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो उसकी हाइट जो रहने वाली है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ साइड में, नहीं तो दिक्कत रहेगी। ये कितनी रहने वाली बेटा, 3 मीटर की, यानी कि थोड़ी सी बड़ी होगी, है ना। ओके, अब आगे लिखा है एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और जो इसका स्लाइड होगा वो 60 डिग्री पे झुका है। और आप देख भी सकते हैं इसको कि इसका जो स्लाइड है वो थोड़ा सा स्टिप है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा फ्लैट है, ये थोड़ा सा स्टिप है। ओके, अब आगे लिखा है कहते हैं व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो दोनों ही केस में आपने स्लाइड की लेंथ बतानी है, यानी स्लाइड जो है कितनी लंबी है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे इसको पी क्यू आर मान लेते हैं, पी क्यू और ये आर। तो दोनों ही केस में आपने क्या निकाला, स्लाइड की हाइट, यानी कि यहाँ से ये वाली मान लो कि ये एक्स है। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल से आपने एक्स कैलकुलेट करना है, और इसको वाई मान लेते हैं तो इस वाले ट्रायंगल से आपने वाई कैलकुलेट करना है। तो देखो वैसे तो बहुत ईजी है, बट फिर भी हिंट देता हूँ एक बार इस क्वेश्चन में भी, कि मेन तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझ के फिगर बन जाती है तो फिर काम हो जाता है ना। तो जैसे कि इन ट्राइंगल एबीसी, परपेंडिकुलर और बेस का लूंगा, सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन लूंगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच क्या होता है बेटा, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो ए बी कितना है 1.5, और ए सी एक्स साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.5 को 2 से इंटू करो तो 3 मीटर आएगा। तो इस स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई, 3 मीटर, है ना। अब इस वाले के लिए कर लेते हैं। तो ऑल्सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम रिलेशन लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर दैट इज पी क्यू और हाइपोटेन्यूज दैट इज पी आर, इक्वल टू साइन कितना 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। सो पी क्यू कितना है बेटा, पी क्यू है 3 और पी आर है y, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू ये 3 और ये 2 और √3 अपॉन में जाएगा, और √3 से √3 टाइम्स में कैंसिल हो जाता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3। आप चेक कर सकते हैं इतने मीटर। तो दूसरी स्लाइड की भी आपको लेंथ मिल चुकी है। तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट बेटा, आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर ये 3 था ना, 4 कर रहे हैं हम। तो 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो एक टावर है, ठीक है, इसके टॉप से एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इसका जो एंगल बन रहा है वो भी एंगल कौन सा, एलिवेशन। एलिवेशन यानी कि नीचे से ऊपर, यानी कि ये वाला एंगल है ना, इसके लिए बात हो रही है। तो कहता है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और ये जो पॉइंट के बारे में बोला है इसने, ये बोला है कि जो कि 30 मीटर दूरी पे है, किससे, टावर के फुट से, फुट यानी कि उसके बेस से, है ना। ओके, तो कहता है कि 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर
इज 30 डिग्री। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये 30 डिग्री का बन रहा है। ओके, आगे बोला है बेटा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यार इतना इजी क्वेश्चन है, मेरे से करवाओगे? तो टावर की हाइट निकालनी है तो h मान ले, तो चलो h मान लेते हैं, है ना। तो देखिए इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन लगेगा। परपेंडिकुलर यानी कि AB, बेस यानी कि BC इक्वल टू tan थीटा, और थीटा यानी कि 30 डिग्री। AB कितना है बेटा h, BC कितना है 30, और tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो h इज इक्वल टू 30 अपॉन में √3, और अपॉन में √3 नहीं छोड़ते तो इसीलिए रैशनलाइज कर लेते हैं। तो h इज इक्वल टू 30√3, और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 से 10 टाइम्स में 30 कैंसिल, तो h की वैल्यू आ गई tan√3 इतने मीटर। और बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आंसर चेक करते रहें क्रॉस, क्योंकि मेरे पे टाइम वेस्ट होगा मैं अगर बार बार चेक करूंगा तो मैं आंसर चेक। क्वेश्चन नंबर 5 ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो ये एक काइट है, मेरे को बनानी तो नहीं आती बट कोशिश कर लेता हूँ, कुछ ऐसी बनती है ना। और ये जो है ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं चलो, है ना। लेकिन बेटा काइट कभी भी ऐसे नहीं होती वर्टिकली, ये तो मैंने हाइट दी है काइट की। काइट तो कहीं साइड से उड़ रही होगी, है ना, जो उसका धागा होगा ना वो कहीं साइड में होगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, जल्दी चलना आएगा। ये तो हाइट है काइट की ना, कि जो काइट है वो 60 मीटर हाई है, मतलब है ना लेवल ग्राउंड से। ओके, अब कहता है द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो इसका स्ट्रेच यानी कि धागा है वो यहां से लेकर के ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे फिक्स कर दिया गया टाइटली। टाइटली मतलब इसमें वो नहीं है ना, झोल नहीं है, लूज नहीं है, बिल्कुल एकदम टाइट है। ओके, कुछ इस तरीके से। तो काइट ऐसे करके ये ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे इसको टाइटली स्ट्रेच कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब कहते हैं द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो जो इंक्लिनेशन बन रहा है ग्राउंड से इस स्ट्रिंग का वो बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, ओके। अब कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन दी स्ट्रिंग, यानी कि इस स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है। तो आपने इस स्ट्रिंग यानी कि इस धागे की, इस मंजे की लेंथ बतानी है, कितना इसकी लंबाई है। चलिए वो तो हम बता देंगे, इसी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें झोल होती तो दिक्कत हो जाती है ना, तो इसमें झोल है ही नहीं, क्वेश्चन बोल दिया है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज का रिलेशन बनाएंगे और इजीली कैलकुलेट हो भी जाएगा। वैसे करवाओगे क्या क्वेश्चन? मानोगे तो नहीं, तो मैं करा देता हूँ। तो इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन में सॉरी बेस नहीं हाइपोटेन्यूज AC इक्वल टू P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा, और थीटा यानी कि 60 डिग्री, है ना। देखो ना, अगर नहीं समझ में आता तो प्यारे बेटे पप्पू लिख लिया करो, हर हर बोल सोना चांदी तोल, sin थीटा P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ओके। तो AB कितना है बेटा? AB है आपका 60 और AC x sin 60 √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 60 इंटू 2/√3। चेक कर लो। अब रैशनलाइज कर दो, एक काम करते हैं भाई, क्योंकि अपॉन में रूट में वैल्यू नहीं छोड़ते इसीलिए, और कोई रीजन नहीं है। तो 6 दूनी 12, या चलो अभी इंटू नहीं कर रहा हूं मैं, अभी ऐसे लिखता हूं, और √3 इंटू √3 हो गया 3, 3 दूनी हो गया 6, ये कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू 20 इंटू 2 40, 40 √3 मीटर। ये आपकी लेंथ आ गई। किस चीज की लेंथ बेटा? स्ट्रिंग की लेंथ, यानी कि जो मंजा है पतंग का, है ना, उस चीज की लेंथ आ गई है। ओके, तो चलिए जब तक मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक के तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है ना। देखते हैं छठा कैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कि 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 20 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि एक 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है, सॉरी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, यानी कि कुछ इस तरीके से ये बिल्डिंग है ना। ओके, और एक बॉय है, एक लड़का है जो कि इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है, जिसकी हाइट आपको दे दी है 1.5 मीटर। ठीक है, लड़का खड़ा है यहाँ पे। ओके, अब कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, यानी कि इसकी जो आंख से इसके टॉप बिल्डिंग के टॉप का जो इंक्लिनेशन यानी कि एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 30 डिग्री बन रहा है, और वो इंक्रीज होकर 60 डिग्री हो जाता है। क्या वो इंक्रीज कब होगा, कब होगा, वो हम आगे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन 30 डिग्री बना ले। अच्छा, मेरे को 30 डिग्री बनाने के लिए इसका बेस बनाना पड़ेगा, है ना, तब तो मैं एंगल बना पाऊंगा। ठीक है, तो ये मैंने बेस बना दिया कुछ इस तरीके से। ओके, अब कह रहा था ये 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, बट कब होता है? एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की तरफ चलता है तब। तो इसने बिल्डिंग की तरफ थोड़े से कदम बढ़ाए, यहां तक पहुंचा लड़का, और फिर इसने ये देखा इसके टॉप को, तो इसने देखा कि इसका इंक्लिनेशन चेंज होकर 60 डिग्री हो गया। ये वाली बात बोली गई थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके 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 60 डिग्री। अब आगे फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो आपने वो डिस्टेंस निकालना है जो इसने कवर किया है चलने में। तो ये यहां पे था और यहां तक पहुंचा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपका क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। अच्छा देखो एक बात है, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 आएगा, क्योंकि दो लड़के की हाइट छोटी रहेगी, ये भी लड़का ये भी लड़का, और अगर लड़का यहां तक पहुंचता तो ये भी 1.5 ही रहता है। ओके, तो अगर मैं इतने
इतने पोर्शन की बात करूं, देखो ना, इतने पोर्शन की बात करूं, बिल्डिंग के इतने पोर्शन की बात करूं, तो इतने पोर्शन की हाइट कितनी होनी चाहिए बेटा? भाई ऑब्वियसली बात है, पूरे 30 में से 1.5 को माइनस कर देंगे, तो देखो ना 30 माइनस 1.5 तो कितना है? 10 में 5 गया 5, यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे 2, तो 28.5 आएगा नहीं आएगा? तो बच्चे इतना आ गया 28.5 मीटर। ओके, क्योंकि बेटा देखो राइट एंगल ट्रायंगल तो यही बनना है ना, तो हम तो इतने नहीं काम करेंगे, तो हमें हाइट भी इतनी चाहिए थी, रीजन ये था बेसिकली। ओके, अब देखिए मैं इनका नामकरण कर देता हूँ, तो ये ए बी सी डी ई एफ जी, वैसे इनकी जरूरत नहीं है ना। ओके, आपको जो निकालना है डिस्टेंस वो है ईएफ, ईएफ आपने कैलकुलेट करना है, और ईएफ को अगर आप एक्स मान रहे हो सपोज, तो ये भी एक्स होगा, है ना, और अगर इसको आपने वाई माना है तो बच्चों ये भी वाई होगा, इसमें तो आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, और क्वेश्चन तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, हाँ तो आई एम श्योर आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। चलिए अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे जो कैलकुलेट करना है वो है ईएफ, ईएफ यानी कि एक्स की वैल्यू। तो मैं पहले एक काम करता हूं, इस वाले ट्रायंगल में आता हूं, एबीसी जो आप देख रहे हो, तो इन राइट ट्रायंगल एबीसी, सो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन लूंगा, परपेंडिकुलर यानी कि एबी और बेस यानी कि बीसी इक्वल टू में tan, परपेंडिकुलर अपन बेस tan होता है, और tan 60 डिग्री है यहाँ पे, है ना, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ओके, तो AB कितना है बेटा? AB देखो आप चेक करो, AB की वैल्यू है 28.5, है ना भाई, AB की वैल्यू तो 28.5 ही है, और BC है y, और tan 60 होता है √3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y निकल जाएगा आपका 28.5 अपॉन में √3 मीटर। अच्छा, इसका मैं रैशनलाइज नहीं कर रहा, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं बाद में कर लूंगा, है ना, अभी नहीं कर रहा। क्यों? इसका रीजन बेसिकली ये भी है कि ये चीज मेरे को कैलकुलेट नहीं करनी, मैं अपने जैसा आंसर को डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ूंगा, दैट्स व्हाई मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो आगे देख लेंगे। अब मैं इसके बाद ट्राइंगल में आया एबीडी में। अच्छा, एबीडी में क्यों आ रहा हूं? क्योंकि बेटा एबीडी ही तो राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं इस वाले ट्राइंगल में नहीं आ सकता, ये जो आप देख रहे हो एसीडी, तो एसीडी में काम नहीं कर सकता मैं, उसका रीजन आप समझते हैं, उसका रीजन ये है एसीडी में ना काम करने क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ओके, तो मैं इसमें काम करूंगा एबीडी में, तो ऑल्सो इन ट्राइंगल एबीडी, तो एबीडी बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो एबी सेम है, और बेस की अगर मैं बात करूं तो बीडी है, इक्वल टू कितना होगा बेटा? tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन है, और थीटा इस बार 30 डिग्री है ना। ओके, सो एबी कितना था बेटा? 28.5, और बीडी कितना है? बीडी ये पूरा है, यानी कि x प्लस वाई, चेक कर लो, है ना, x प्लस वाई पूरा नहीं है, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 1 से इंटू होगा तो x प्लस वाई, और ये इससे इंटू होगा तो 28.5√3। ठीक है, अब क्योंकि मुझे x कैलकुलेट करना है तो मैं y को उधर भेज देता हूं, सो x इज इक्वल टू 28.5√3 माइनस वाई, और क्योंकि मेरे पास y की वैल्यू है तो मैं यहां पे y की वैल्यू भी डाल देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और यहां पे रीजन में लिख देना यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो y की वैल्यू कितनी है बेटा? 28.5 अपॉन √3, चेक कर लो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, रीजन में लिख देना बेटा यहां पे, है ना, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखो 28.5 √3 और 28.5, ओनली 28.5 कॉमन है यहां पे, तो मैंने 28.5 को बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर है गया 1 माइनस, नहीं 1 क्यों, √3 भी तो बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा √3 और माइनस यहाँ पे बचा 1, और इसके अपॉन में √3, है ना। ओके, सो x इज इक्वल टू 28.5, एलसीएम ले ले तो √3 इंटू √3 3 माइनस 1 अपॉन में √3, सो x इज इक्वल टू 28.5 इंटू ये बचेगा बेटा 2 अपॉन में √3। देखो मैंने कहा था ना, अगर जरूरत पड़ी तो आगे रैशनलाइज कर देंगे, क्योंकि ये मेरा आंसर है, इसको मैं डिनोमिनेटर में रूट में नहीं छोड़ सकता, तो यहां पे रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके आगे मैं रैशनलाइज कर रहा हूं √3 अपॉन में √3, सो x इज इक्वल टू व्हाट? चलो देखते हैं कि x कितना आने वाला है। अच्छा एक काम करें, ये पॉइंट हटा लूं यहां से, 10 लगा दो, थोड़ा इजी हो जाएगा, और कोई बात नहीं है ना। अब इसको 5 से कैंसिल कर देता हूं, देखो 5 2 जा और 5 5 जा 25, बचे 3 5 7 35 57, और ये वाला 2 भी इस 2 से कैंसिल हो गया, तो 57 न्यूमिनेटर में, इसके साथ में ये वाला √3, और ये √3 इंटू √3 आप देख रहे हैं 3 हो जाएगा। अब 3 से 57 भी कट जाता है ना, 3 एकम 3 और बचे 2, 3 9 जा 27, यानी कि x की वैल्यू आ गई 19/√3 मीटर। आप प्लीज पीछे चेक करें और जल्दी से जल्दी मेरे को कमेंट करके बताएं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए आगे देखते हैं।
तो अभी हमने करा है क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 7 करना है। देखिए अब जो बेसिक क्वेश्चन थे ना वो क्वेश्चन नंबर 5 तक ही थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छा क्वेश्चन था, तो अब आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आगे। और बाकी इसमें कोई खास क्वेश्चन है नहीं आपके एनसीईआरटी बुक में, तो आप RDRS का यूज जरूर करें और वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उधर से कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिक्कत वाली बात है, बस क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है और हो जाएगा क्वेश्चन ना। तो देखो एक बिल्डिंग है और एक टावर है। मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ूंगा ये चेक करने के लिए कि टावर की हाइट ज्यादा है या फिर बिल्डिंग की हाइट ज्यादा है। ठीक है, ओके। तो फिगर तो कुछ ऐसी सी है कि इसके बॉटम और इसके टॉप का जो एंगल बन रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन को अभी दोबारा पढ़ दूं समझने के लिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building। सॉरी गड़बड़ है, ये फिगर नहीं है। देखो इसीलिए मैं कहता हूं कि बेटा क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है और टावर जो है वो इसके ऊपर फिक्स्ड है। ठीक है, ये आपका मान लो टावर है, लेट्स सपोज ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूं टावर, ये टावर है और ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये आपको बिल्डिंग की हाइट दी है 20 मीटर और ये टावर है ना। अब ध्यान से सुनना, देखो कहते हैं कि फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे एक पॉइंट है, सपोज यहाँ पे है। ठीक है, ग्राउंड हो गया आपका और ये पॉइंट हो गया। कहता है कि फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। देखो किसका बॉटम और किसका टॉप, इस टावर का बॉटम यानी कि ये और इसी टावर का टॉप यानी कि ये, इस वाले एंगल की बात हो रही थी। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो एक एंगल 45 डिग्री का है और एक एंगल 60 डिग्री का है। तो पहले बॉटम बोला था तो बॉटम का 45 हो गया, बाद में टॉप बोला तो टॉप का 60 डिग्री हो गया। ओके, और आगे क्या लिखा है देखते हैं। रिस्पेक्टिवली कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बस टावर की हाइट निकालो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो टावर की हाइट को मैं फिलहाल के लिए h मान लेता हूं। ठीक है, दैट्स इट। इसको लेट कर ले x, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए काम चलेगा। तो ये a b c उसको d मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ABC ले लेता हूं, ट्राइंगल है ना। तो देखिए इन ट्राइंगल ABC और आपका पेज नंबर शायद से चेंज हो चुका है, 204 है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, 203 लिखा हुआ है कंटिन्यूअस, तो 204 पे है सारे क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC में परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन बना रहा हूं मैं। सो AB अपॉन में BC, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, tan थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, आप चेक कर सकते हैं। और AB कितना है, AB है 20 और BC कितना है, BC है x और tan 45 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इक्वल टू 20 मीटर। और मैंने आपको ये बात बहुत पहले बताई थी कि जब भी इंक्लिनेशन 45 डिग्री का होगा तो हाइट और बेस सेम रहते हैं हमेशा। ठीक है, हाइट और बेस हमेशा सेम मिलेंगे आपको। ठीक है ना, ओके। अब देखो जब इंक्लिनेशन चेंज हुआ है 60 डिग्री तो हाइट और बेस डिफरेंट हो जाते हैं, फिर 45 पे सेम मिलते हैं। तो अब मैं चलूंगा ट्राइंगल DBC में, है ना, DBC में। तो ऑल्सो इन ट्राइंगल DBC सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि DB है ना, या फिर BD, और बेस यानी कि BC इक्वल टू होता है tan थीटा, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। ओके, तो BD कितना है बेटा, BD है 20 प्लस H। आप चेक कर लो भाई, B से D तक 20 और ये H, तो 20 प्लस H। और BC कितना है X। X की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो 20, ये चलो अभी X लिख देता हूं, बाद में कर देंगे। इक्वल टू tan 60 जो कि होता है √3 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x √3 या फिर √3x कुछ भी कह लो, इक्वल टू 20 प्लस H। तो बेसिकली मेरे को कैलकुलेट करना है H, तो इस x की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर ही देते हैं। सो √3 और x की वैल्यू है 20, तो 20 √3 हो गए, है ना, और ये वाला 20 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इक्वल टू में रह गया H। तो दिस इंप्लाइज दैट H इज इक्वल टू व्हाट, भाई 20 कॉमन है, तो 20 कॉमन लिया तो अंदर रह गया ये वाला √3 और यहां से कुछ नहीं तो 1। सो H इज इक्वल टू, बस H इज इक्वल टू क्या, यही तो आएगा आंसर। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज है ही नहीं। तो हेंस द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20 विद इन ब्रैकेट √3 माइनस। चलो बच्चों बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है और कोई डाउट नहीं है इसमें। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, बाकी आप बचे हुए क्वेश्चंस ट्राई करना।
जो भी डाउट होगा आपका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।